ओ हेलो। मैं हूँ। एक मिनट। सूरज किधर है? नॉट अगेन। नमस्कारम। रात्रि के आखिरी वक्त में राइटी आपका स्वागत करता है। और ये है नमन। आपने बात बदलते इंसान तो सुने होंगे, लेकिन ये राक्षस तो रावण के सरों के माफिक अपनी सोच बदलता है। अब इस राक्षस ने दिल्ली पैदल जाने का सोच ही लिया है, तो मैं भी बस सपोर्ट ही कर सकता हूँ। तो फिर सूरज देव को जय जय करते हुए दिल्ली की पैदल यात्रा शुरू करते हैं। दिल्ली वैसे तो दिल्ली इफेक्ट। वैसे तो ये महानगर बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है, पर आज हम द्वारका तक जाएंगे। इसी नाम पे बना ये द्वारका एक्सप्रेस गधों के लिए ही नहीं, इस बेवड़े के लिए भी बेनिफिशियल है। और ऐसे ही ये बेवड़ा चलते 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 रुकते संभलते देखने गया है देवड़ा। देवरा। हाँ, जर्नी के अनदर एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहली बात, इस मूवी की नॉर्थ इंडिया में तो कोई हाइप नहीं देखने मेरे को। सारे थिएटर्स खाली पड़े हुए हैं और इसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो बिल्कुल ही हाइप नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है इस मूवी में कि हमें देखनी नहीं है। सेकंड थिंग कि इसकी मूवी की जो बुकिंग है और मार्केटिंग है नॉर्थ में बिल्कुल करी नहीं गई है। 2 दिन पहले खोली गई है बुकिंग और पीवीआर ने तो बिल्कुल मतलब वेडनेसडे की रात को मूवी खोली है और फ्राइडे को मूवी रिलीज हो गई है। एक जोकर है जिसकी बुकिंग 20 दिन पहले से खोल दी गई है और एक देवरा है जिसकी मूवी बुकिंग 1.5 दिन पहले खोली गई है और बिल्कुल ही टिकट्स नहीं बिक रही। सस्ते में टिकट्स पड़ी हुई है और कोई छूने भी नहीं आ रहा। फिर भी हमने दिल्ली आने का क्यों चुना? क्योंकि ये मॉल जो है इसमें एक स्पेशल क्लास का पीवीआर है जिसको कहते हैं पीवीआर सफायर। पीवीआर सफायर डायरेक्टर कट और नॉर्मल क्लास के बीच में आता है कहीं पे, और ये एक इकलौता सिनेमा है जहाँ पे ए और बी रो में सिनेमा एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट लगता है। मतलब पैर फैला के मजे से मूवी देखो। अब बात करते हैं मूवी की। मूवी इज अबव ओके। मूवी की कहानी अलग अलग टाइम जोन्स पे टेक प्लेस करती है, जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर किसी येती नाम के बंदे को ढूंढते ढूंढते सैफ अली खान के पास जाके पहुँचता। अब जब सैफ अली खान के पास जाके पहुंचता है तो उसको कुछ चीज़ें पता चलती है। कुछ चीज़ें पता करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद उसको एक बंदा मिलता है। वो एक स्पॉइलर है तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है। वहाँ से वो बंदा हमारे को स्टोरी नरेट करता है और वो इस स्टोरी का पार्ट भी होता है। वो स्टोरी देवरा की होती है। तो जैसा कि ट्रेलर में बताया है, देवरा को समझना होगा तो डर को समझना है। तो इसलिए ये बंदा पूरे टापू की इसकी बैक स्टोरी बताता है कि ये टापू में क्या है, कैसे लोग जीते हैं, किस तरीके की इनकी लाइफस्टाइल है। पूरा जो एनटीआर के लोग हैं, जो समुंदर के पास जो लोग रहते हैं वो क्या है, कौन सा डर है, किस डर की बात हो रही है, क्यों पुलिस इंस्पेक्टर सैफ अली खान से मिलकर उस बूढ़े बाबा के पास चला गया। तो इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी देवरा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ स्पॉइलर है, अगर मैं कुछ अभी बता भी देता हूँ तो फिर आपका कहानी को लेकर मजा खराब हो जाएगा और ये कहानी खत्म होते होते थोड़ा सा अधूरापन आपकी जिंदगी में आ जाएगा। अब आते परफॉर्मेंसेस की बात। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि सैफ अली खान भाई, इसको नेगेटिव रोल से दो, ये अच्छे काम करते हैं। मतलब इनफैक्ट इनकी ही डबिंग मेरे को ठीक लगी। अगर इनकेस मुझे लगा थोड़ी बहुत शायद ये हिंदी बेल्ट का असर है कि मुझे सैफ अली खान की डबिंग अच्छी लगी और बाकी लोगों की अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट मेरे को जानवी कपूर की भी डबिंग अच्छी नहीं लगी, बट स्टिल मुझे सैफ अली खान का रोल तो अच्छा लगा ही, प्लस सैफ अली खान की डबिंग बहुत अच्छी लगी। जूनियर एनटीआर ने
इसमें अच्छा काम करा है। और इसके ट्रेलर में ना मैंने एक चीज़ ऑलरेडी क्रैक कर ली थी और वो सही भी निकला। अब आपको बता दूंगा तो वो भी स्पॉइलर ही हो जाएगा, तो इस चक्कर में नहीं बता रहा हूँ मैं। सारी जो बाकी स्टार कास्ट है उन्होंने अच्छा काम करा है और कास्ट इतनी बड़ी है ना, मतलब देखकर अच्छा लगता है कि हाँ भाई इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कास्ट, उनके जो सेट पीसेस है, उनके जो कॉस्ट्यूम्स है वो इतने अच्छे अच्छे तरीके से बनाए हैं। मतलब आप उस वर्ल्ड में ना पहली ही सीन से घुस जाते हो कि भाई मेहनत लगी है, पैसे लगी है इस वर्ल्ड को बनाने में, कोई खाली पीली सा वर्ल्ड नहीं बनाया। अब आते हैं हीरोइन पे, जानवी कपूर। मैं बड़ा खुश हुआ कि फर्स्ट हाफ तक जानवी कपूर नहीं आई, फिर फर्स्ट हाफ के बाद थोड़ी देर के लिए जानवी कपूर आई, मैंने उस बीच में अपना खाना कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद जानवी कपूर चली गई। लेकिन देखो एक बात है कि मेकर्स भी जानवी कपूर को भी सीरियसली नहीं रहा था। अगर इन लोगों ने अपनी एक्ट्रेसेस को सीरियसली लिया होता तो इनको रोल ढंग के देते। लेकिन ये एक्चुअली ये जो फिल्म है ये थोड़ी मर्दाना फिल्म ही है, ये थोड़ी मैनलीनेस की फिल्म है, तो शायद मेरे हिसाब से औरतों को ये फिल्म अच्छी लगेगी भी नहीं, क्योंकि इसमें 2-4 सीन्स है जो मुझे औरतों को क्या मुझे भी झंगोर कर रख देंगे। भाई क्या हो रहा है तुम्हारे वर्ल्ड में? ये वर्ल्ड इतना ग्रिटी और राक्षसों वाला वर्ल्ड बनाया है इन्होंने कि डर और डर का माहौल और ये राक्षसों वाला वर्ल्ड है, दिमाग खराब कर देता है कभी कभी। अब आते हैं इसका स्क्रीन प्ले कैसा है। यार इसका स्क्रीन प्ले वीक है, काफ़ी वीक है। अगर आप 3.25 घंटे की फिल्म बना रहे हो और आपको इतनी सारी चीज़ें दिखानी है तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन लो रेदर देन फोकसिंग ऑन एवरीथिंग। अब बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक इज़ वेरी गुड म्यूजिक। मैं अभी बैकग्राउंड में नहीं आया हूँ, पहले म्यूजिक की बात करते हैं। म्यूजिक इज़ वेरी गुड। अनिरुद्ध ने अच्छा काम करा है और मज़ा देता है, पूरी लोर को ना चलाए रखने का काम करता है। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा यहाँ पे अजीब साउंड करता है कि अनिरुद्ध ना थोड़ा न्यू जनरेशन का म्यूजिशियन है और अनिरुद्ध जो है ना जो बीट्स पे ज़्यादा खेलता है, और मुझे लगता है कि इस मूवी में थोड़ा EDM या इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक या कंप्यूटर जनरेटेड साउंड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। दो इसने बहुत सारे ट्रेडिशनल म्यूजिक और ट्रेडिशनल बीट्स डाली है, बट इस मूवी में बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक बहुत ही न्यू जनरेशन का म्यूजिक बजता है जो कि आई फील के इम्पोर्टेंट नहीं है एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक। बाकी जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है जो उनकी लोर को चालू रखता है और जो कैरेक्टर बेस्ड म्यूजिक है वो तो मज़ेदार बनाया, मतलब 4 चांद लगा दिए। और अब आते हैं सबसे बढ़िया पार्ट पे जिसका नाम है डबिंग। नहीं भाई मत करो भाई। देखो 350 करोड़ की मूवी में अगर डबिंग में पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हो, 3-4 करोड़ भी ढंग का पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हो, तो भैया मुश्किल लग रहा है मेरे को। देखो डबिंग के डायलॉग्स अच्छे हैं, नो डाउट, लिखी अच्छी गई है, डबिंग वाइज लिखी अच्छी गई है, मतलब स्टोरी में जो डायलॉग्स है जो बोल है वो लिखी अच्छे गए हैं। लेकिन जो साउंड्स जो सिलेक्ट करी गई है वो जगह जगह में ऑड लगती है। ठीक है, टट्टी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एवरेज है, एवरेज डबिंग है। ठीक है, एवरेज डबिंग है। गाने तो है, गाने की तो है टट्टी। अब आते हैं मेन एक्शन में। भाई एक्शन इसका अच्छा है, ठीक है, मतलब एक्शन इसका अच्छा है लेकिन कम है। एक्शन अच्छा है, कम है। और जो इनका जो सिग्नेचर मार्क है वेपन्स, भाई वेपन्स में इतना अच्छा काम करा है, एक्शन में इतना अच्छा काम करा है, देखकर मज़ा आता है। बट है मज़ेदार चीज़ बनाई है इन्होंने, एक बार एक्सपीरियंस करना बनता है और थिएटर में एक्सपीरियंस करना बनता है, लेकिन इन लोगों ने डबिंग में काम खराब कर दिया। और इन द एंड एडिटिंग बहुत अजीब है, बीच बीच में ब्लैक स्क्रीन आती है, रील्स की तरह इसमें भी मामला फटाफट ठा बढ़ता रहता है। सोचो 3.5 घंटे की मूवी में जो सीमलेस दिखनी चाहिए, अजीब से ट्रांजिशन नहीं लेने चाहिए, वो रील्स की तरह आगे बढ़ रही है। सोचो कितना अजीब फील होता होगा मूवी देखते वक्त। और डायरेक्शन, क्या डायरेक्टर सक्षम हुआ है जो वो बताना चाह रहा था? आई गेस नहीं, क्योंकि वो उसको पार्ट 2 के लिए रखना चाहता है और पार्ट 2 के लिए मेरे को तो कोई एंटिसिपेशन नहीं है, आएगी तो देखना ही पड़ेगा। एक और चीज़, ये मूवी शायद परिवार के साथ आप ना देख पाओ क्योंकि इसमें थोड़े बहुत सीन्स है, खून खराबा है, तो ध्यान रखना। और इस तरीके का वर्ल्ड ना आपको बहुत कम ही मूवीज में देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टर ने ये काम तो अच्छा करा है कि जो वो वर्ल्ड और लोर दिखाना चाह रहा था, लोर जबरदस्त है, ठीक है, लेकिन उसको दिखाने का तरीका वीक है, एडिटिंग वीक है, इस वजह से थोड़ी अधूरी लगती है। इसी के साथ लेते हैं हम अलविदा और हम मिलेंगे परसों मॉर्निंग मूवी टॉक्स में।